यह है फ्लो चार्ट वैदिक संस्कृति का। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। वैदिक संस्कृति, यह शब्द कहाँ से आया है? वेद से। वैदिक संस्कृति के महत्व है वेद से। अगर वेद ही नहीं रहे तो फिर वैदिक संस्कृति किस बात की? बात रह गया वेद शब्द आया कहाँ से? तो वेद शब्द आया है विद से। यह संस्कृत का शब्द है। संस्कृत शब्द विद का मतलब होता है ये ज्ञान। वेद के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत भाषा में रचित जो ग्रंथ हैं वो कितने तरह के थे? 4 तरह के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कविता में ऋग, साम, यजुर और अथर्व का उल्लेख होगा। ऋग्वेद का कार्यकाल क्या था? टाइम पीरियड क्या था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वेद कहते हैं। वहीं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल बोला गया। सामवेद में संगीत का वर्णन है। ये सब डिटेल में कविता में भी मिल जाएगा। ये साय शब्द का उल्लेख हुआ है। साय ये कोड वर्ड है। ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है एसीआई साय, जिसका मतलब होता है ज्ञान या जानकारी। ये ऋग्वेद की जानकारी सर्वाधिक पुराना ग्रंथ है। इसकी जानकारी जो है आर्य जानकारी, ऋग्वेद से ही आर्य की जानकारी हुई थी। सर्वप्रथम जानकारी आर्यों की जो है ऋग्वेद से ही हुई, इसलिए आर्य जानकारी यहाँ लिखा हुआ। सर्वाधिक पुराना ग्रंथ है ये। और किस भाषा में? हिंद यूरोपीय भाषा में यह पुराना ग्रंथ है। संस्कृत में लिखित है। उल्लेख है इसका, आर्यों का जो उल्लेख हुआ है इसमें 36 बार हुआ है। अब बात रह गया आर्यों का मूल निवास कहाँ है। इस पर बहुत विवादास्पद रहे हैं, बहुत से तथ्य विवादास्पद रहे हैं। और अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं वो है गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश, दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव। सबका अपना अपना विचार है। वही प्रोफेसर मैक्स मुलर जो हैं वो मध्य एशिया कहते हैं, और ये सबसे प्रचलित विचार है, मान्य है। यूरेशिया आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है। वहीं अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश को मानते हैं। गाइल्स हंगरी डेन्यूब। फिर ये आप देखिए नेहरिंग या प्रोफेसर गार्डन, ये दक्षिण रूस बताते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये दक्षिण रूस, ये एंड है लिखा हुआ नेहरिंग, और प्रोफेसर गार्डन दक्षिण रूस बताते हैं। तो अब इसको इस तरह से हमको पढ़ने में थोड़ा रोचकता कम लगता है, याद करने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे आज भी नहीं हुआ, 10 वर्ष नहीं देखेंगे तब तक आज भी नहीं हुआ। इसलिए इस तथ्य को कविता में पिरो दिया गया ताकि इसे बच्चे को भी सिखाया जा सके। बात रह गया वैदिक संस्कृति का जो अभिलेख है। आगे हम देखते हैं वैदिक संस्कृति का जो अभिलेख है वो 14 ईसा पूर्व के बोगज कोई जो एशिया माइनर है ना, यहाँ से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है वैदिक संस्कृति का। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख। इसमें उल्लेख क्या हुआ है? तो इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य देवता का उल्लेख किया गया। ऋग्वैदिक देवता पूछा जाता है, ऋग्वैदिक देवता कौन है? तो इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य देवता को ऋग्वैदिक देवता बोला जाता है। यूपीएससी या जेपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कुछ लोग अनुमान लगाए कि आर्य भाई आए कहाँ से? तो ईरान से होकर भारत आए थे। इस तरह के मान्य विचार रहे हैं। अब बात रह गया कविता के मार्फत से हम इसको कैसे सीखेंगे। इसी तथ्य को हम कविता के मार्फत से कैसे सीखेंगे, अब पढ़ते हैं इसको। कविता के मार्फत से हम इसको सीखेंगे। ज्ञान को संस्कृत में वेद है कहते, जीवन दर्शन है अतिशय मिलते, चारों वेद इसमें है मिलता, ऋग साम यजुर अथर्व दिखता। जर्मनविद मैक्स मुलर आता, आर्यों को वह श्रेष्ठ बतलाता है। आर्य जानकारी ऋग्वेद से मिलती, 36 बार दोहराई जाती। 1600 ईसा पूर्व का साइट अभिलेख से, सीरिया से प्राप्त मित्तनी अभिलेख से,
आर्य नाम उल्लेख मिला है, पश्चिम एशिया में श्रेष्ठ मिला है। मूल निवास पर बात नहीं बनती, मान्य मत आल्प्स पर्वत पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया होती। मैक्स मुलर कहता मध्य एशिया का ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा। तिब्बत दयानंद कहते गैल्स महोदय हंगरी डेन्यूब। नेहरी गार्डन रूस बतलाते ध्रुव प्रदेश में तिलक लगाते। इंद्र वरुण मित्र ना सत्य देवता, इंद्र वरुण मित्र ना सत्य देवता। बोगस गोई में अभिलेख है दिखता। अनुमान आधारित सत्य मिला था, ईरान से होकर भारत आया था। कबीलियाई जीवन कभी ऋग्वैदिक होता, प्रारंभिक जीवन अस्थायी मिलता। पशुपालन उनका मुख्य पेशा था, 176 बार गौ उल्लेख हुआ था। ऋग्वेद चतुर्थ मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता। प्रारंभ में 3 वर्ण है दिखता, ब्रह्म क्षत्र और विष कहलाता। साक्ष्य रूपा काले मृदभन है, ताम्रपुंज गेरुवर्णी मृदभन है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इनका काल था, कार्य अद्भुत और बेमिसाल था। साक्ष्य रूपा काले मृदभन है, साक्ष्य रूपा काले मृदभन है, ताम्रपुंज गेरुवर्णी मृदभन है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इनका काल था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व इनका काल था, कार्य अद्भुत और बेमिसाल था। अभी से अगर हम इस कविता को बच्चों को भी रटवा दें तो उसका जीके बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ज्ञान को संस्कृत में वेद कहते, जीवन दर्शन है अतिशय मिलते, चारों वेद इसमें है मिलता, ऋग साम यजुर अथर्व दिखता। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि ज्ञान को संस्कृत में वेद है कहते, विद धातु से बना हुआ है। पहले भी इसमें फ्लो चार्ट में हम सीखे थे, फ्लो चार्ट में हम देखे थे। इसमें देखिए जीवन दर्शन है अतिशय मिलते, इसमें फिलॉसफी है, जीवन दर्शन का लाइफ स्टाइल है। सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि जीवन दर्शन बताया गया है इसमें। चारों वेद इसमें है मिलता। वेद जो है से 4 तरह के हैं, तो कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग साम यजुर अथर्वा दिखता, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है। ज्ञान को संस्कृत में वेद है कहते, जीवन दर्शन है अतिशय मिलते, चारों वेद इसमें है मिलता, ऋग साम यजुर अथर्वा दिखता। इसी चीज को आगे लिखा गया है। जर्मनविद मैक्स मुलर आता, आर्यों को वह श्रेष्ठ बतलाता। आर्यों को श्रेष्ठ बतलाने वाले 1853 ईस्वी में अगर कोई थे तो जर्मनविद मैक्स मुलर थे। आर्य जानकारी ऋग्वेद से मिलती, 36 बार दोहराई जाती। आर्य जानकारी सबसे पहले प्राचीनतम ग्रंथ किससे मिली है? तो ऋग्वेद से मिलती है। कितने बार दोहराई गई है? आर्य का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो 36 बार हुआ है। इस चीज़ का इसमें उल्लेख है। इस कविता को हम केवल जो है बच्चे को सिखाएंगे कि जर्मनविद मैक्स मुलर आता, आर्यों को वह श्रेष्ठ बतलाता। आर्य जानकारी ऋग्वेद से मिलती, 36 बार दोहराई जाती। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा कि मैक्स मुलर कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। आर्यों को श्रेष्ठ बतलाने वाले कौन थे? तो मैक्स मुलर थे। आर्य जानकारी ऋग्वेद से मिलती। आर्य की जानकारी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। आर्य जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, वह कितने बार दोहराई गई है? आर्य शब्द का कितने बार उल्लेख हुआ? तो 36 बार उल्लेख हुआ है। 4 तरह का क्वेश्चन इससे हमें पकड़ता है। आगे है 1600 ईसा पूर्व कसाइट अभिलेख से, सीरिया से प्राप्त मित्तन्नी अभिलेख से आर्य नाम उल्लेख मिला है। आर्य नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ से मिला है? तो 1600 ईसा पूर्व का कसाइट अभिलेख। कसाइट अभिलेख का अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1600 ईसा पूर्व बताना है। मित्तन्नी अभिलेख का टाइम पीरियड 1400 ईसा पूर्व। कहाँ से मित्तन्नी अभिलेख मिला है? तो सीरिया से मिला है। आर्य नाम का उल्लेख हुआ है इन दोनों में, ये दोनों अभिलेख जो मिले हैं इनमें आर्य नाम का उल्लेख हुआ है। पश्चिम एशिया में श्रेष्ठ मिला है और ये पश्चिम एशिया में श्रेष्ठ मिला है। ये 4 लाइन में हमारा 4 तरह का क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है। 1600 ईसा में पूर्व कसाइट अभिलेख से, सीरिया से प्राप्त मित्तन्नी अभिलेख से आर्य नाम उल्लेख मिला है, पश्चिम एशिया में श्रेष्ठ मिला है। मूल निवास पर बात नहीं बनती, मान्य मत आल्प्स पर्वत पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया होती। अब बात रह गया मूल निवास पर बात नहीं बनती। यह बहुत विवादास्पद रहा है। ये भिन्न भिन्न तरह के विद्वान, चाहे दयानंद सरस्वती हो, बाल गंगाधर तिलक हो, गंगानाथ झा हो, चाहे मैक्स मुलर हो, अविनाश चंद्र दास हो, गाइल्स हो, हंगरी डेन्यूब जो बताए हैं, नेहरिंग हो, चाहे प्रोफेसर गार्डन साहब हो, भिन्न भिन्न तरह के अपना अपना विचार दिए हैं, लेकिन एकमत
सभी एकमत एक विचार पर नहीं हुए हैं, सभी अपना अपना दिए हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है, प्रसिद्ध है, जो मान्यमत है, वो है आल्प्स पर्वत, पूर्वी क्षेत्र, यूरेशिया होती। मैक्स मुलर कहता मध्य एशिया का। मैक्स मुलर क्या कहते हैं? मध्य एशिया का कहते हैं। ब्रह्मर्षि देश कौन बोलते हैं? गंगानाथ झा। तो हम अगर ये 4 लाइन में अगर बच्चे को सिखाएं, ठीक है, तो मूल निवास पर बात नहीं बनती। मान्यमत आल्प्स पर्वत, पूर्वी क्षेत्र, एशिया होती। मैक्स मुलर कहता मध्य एशिया का, और ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा। ब्रह्मर्षि देश अगर कहने वाले कौन है? तो गंगानाथ झा साहब हैं, जो बोलते हैं कि ब्रह्मर्षि देश आर्य का मूल निवास था, मध्य एशिया का। तो मैक्स मुलर कहते हैं मध्य एशिया का। ये 4 लाइन अगर हम बच्चे को भी गाकर सुना दें तो उसको 4 क्वेश्चन ऐसे यूं ही कंप्लीट हो जाएगा। तिब्बत तिब्बत दयानंद कहते, आगे है, तिब्बत तिब्बत दयानंद कहते, गाइल्स महोदय हंगरी डेन्यूब। तिब्बत तिब्बत दयानंद सरस्वती तिब्बत बोलते हैं, मूल निवास तिब्बत मानते हैं। वहीं गाइल्स महोदय हंगरी डेन्यूब। नेहरी गार्डन रूस बतलाते। ध्रुव प्रदेश की बात तिलक लगाते, मतलब ध्रुव प्रदेश में तिलक लगाते, मतलब तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है ध्रुव प्रदेश बोलते हैं, इसको इस तरह समझना। तिब्बत तिब्बत दयानंद कहते, गाइल्स महोदय हंगरी डेन्यूब, नेहरू गार्डन रूस बतलाते, ध्रुव प्रदेश में तिलक लगाते। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और ये क्वेश्चन सब आता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। इंद्र वरुण मित्र ना सत्य देवता, बोगजोई में अभिलेख है दिखता, अनुमान आधारित सत्य मिला था, ईरान से होकर भारत आया था। इस कविता से भी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंद्र वरुण मित्र ना सत्य देवता, बोगजोई में अभिलेख है दिखता, अनुमान आधारित सत्य मिला था, ईरान से होकर भारत आया था। 1400 ईसा पूर्व के बोगजोई जो एशिया माइनर के अभिलेख हैं में 1400 ईसा पूर्व के बोगजोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमानित होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे, इसलिए इस तथ्य को यहाँ उकेरा गया है। इंद्र वरुण मित्र नासत्य देवता, ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे? तो इंद्र वरुण मित्र नासत्य देवता। इंद्र वरुण मित्र नासत्य देवता, बोगजोई में अभिलेख है दिखता, स्पष्ट है। अनुमान आधारित सत्य मिला था, ईरान से होकर भारत आया था। जब बोगजोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता का जिक्र मिला तो लोग अनुमान लगाए कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। ठीक है, ये जो है सो पूर्व के श्लोक में हमने देखा। अब आगे के श्लोक में हम देखते हैं, आगे के कविता में हम देखते हैं। कबिलियाई जीवन कभी ऋग्वैदिक होता, प्रारंभिक जीवन अस्थायी मिलता, पशुपालन उनका मुख्य पेशा था, 176 बार गौ उल्लेख हुआ था। कहता है कबिलियाई जीवन कभी ऋग्वैदिक होता। ऋग्वैदिक काल में जीवन प्रणाली जो लाइफ स्टाइल था वो किस प्रकार का था? तो कबिलियाई था। प्रारंभिक जीवन अस्थायी मिलता, जीवन किस तरह का था? अस्थायी, अस्थायी रूप से नहीं था, अस्थायी था, कबीला रूप में था। पशुपालन उनका मुख्य पेशा था, उनका मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। 176 बार गौ उल्लेख हुआ था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में कितने बार गौ उल्लेख हुआ है? तो 176 बार। 4 तरह का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। अगर हम एक चीज़, यह कविता को 4 पंक्ति केवल बच्चे को सिखा देगा कर, कबिलाई जीवन कभी ऋग्वैदिक होता, कबिलाई जीवन कभी ऋग्वैदिक होता, प्रारंभिक जीवन अस्थायी मिलता, पशुपालन उनका मुख्य पेशा था, 176 बार गौ उल्लेख हुआ था। इस तरह इतिहास को हम रोचक बना सकते हैं बच्चों के लिए, सुचारू रूप से बच्चे रोमांचित होकर सीख सकते हैं। आगे है, ऋग्वेद चतुर्थ मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता, प्रारंभ में 3 वर्ण है दिखता, ब्रह्म, क्षत्र और विष कहलाता। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, यहाँ है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता। खेती प्रक्रिया का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में। प्रारंभ में 3 वर्ण है देखता, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ऋग्वेद काल में 4 वर्ण नहीं थे, 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विष कहलाता था। इस बात का है जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। प्रारंभ में 3 वर्ण है दिखता, ब्रह्म, क्षत्र और विष कहलाता।
साक्ष रूपा काले मृत भांड है, काले मृत भांड ऋग्वेदिक काल का दर्शन कराता है। ताम्रपुंज और गेरुवर्णी मृत भांड है, ताम्रपुंज और गेरुवर्णी मृत भांड भी ऋग्वेदिक काल का दर्शन कराता है। 1500 ईसा पूर्व इनका काल था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इनका काल था। कार्य अद्भुत और बेमिसाल था, कार्य इनका अद्भुत तो था ही। आज भी पूरी दुनिया इस तथ्य को मानती है कि वेद में जो ज्ञान छिपा हुआ है वो आत्मसात करने योग्य है। साक्ष रूपा काले मृत भांड है, ताम्रपुंज गेरुवर्णी मृत भांड है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इनका काल था। कार्य अद्भुत और बेमिसाल था। अब रह गया भौगोलिक विस्तार, ऋग्वैदिक काल। ये जो है सो हम अगले वीडियो में देखते हैं। अच्छा चलिए आगे, अगले वीडियो में इसको देखा जाएगा। तो लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, थैंक यू। चलो थोड़ा भौगोलिक विस्तार को भी देख लेते हैं। भौगोलिक विस्तार ऋग्वैदिक काल का सप्त सिंधव ऋग्वेद में जो वर्णन है, अभी जो है सप्त सिंधव ऋग्वेद में जो वर्णन है भौगोलिक विस्तार के बारे में हमको देखना है कविता के मार्फत से। सिंधु सुवासा सतलज सतुद्री व्यास विपासा रानी परुष्णी चेनावस्किनी झेलम बितस्ता घग्गर सुषमा ऋग्वेद होता। यह जो 7 नदियां हैं ये ऋग्वेद में वर्णित है। सप्त सिंधव, सप्त सिंधव जो नदी का वर्णन है वह ऋग्वेद में आया है। सिंधु को सुवासा बोला जाता था, सतलज को सतुद्री। क्वेश्चन पूछता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये पूछ देता है और जल्दी दिमाग में रहता नहीं, इसलिए ये पोएम के मार्फत से अगर हम इसको दिमाग में रखें तो ये जल्दी जो है सो आत्मसात किया जा सकता है। सिंधु सुवासा सतलज सतुद्री व्यास विपासा रानी परुष्णी रावी परुष्णी। सिंधु सुवासा सतलज सतुद्री व्यास विपासा रावी परुष्णी चेनाव अस्कनी झेलम वितस्ता घग्गर सुषामा ऋग्वेद होता। ये जो है ऋग्वेद कालीन सभी नदियां हैं। चलिए, अफगानिस्तान में 4 नदी थी, वो कौन कौन है? कुंभा काबुल कुर्मु कुर्रम गोमती गोमत सुवस्तु स्वाति। सर्वप्रथम बसे आर्य पंजाब अफगानिस्तान, 5 ऋतु का था उन्हें ज्ञान। ऋग्वैदिक सभ्यता में 5 ऋतु का उन्हें ज्ञान था। और सर्वप्रथम वो कहाँ बसे थे? तो आर्य पंजाब अफगानिस्तान में सर्वप्रथम बसे आर्य पंजाब अफगानिस्तान। यह भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकलता है। 5 ऋतु का उन्हें ज्ञान था। कुंभा काबुल तुर्मु कुर्रम, कुंभा काबुल कुर्मु कुर्रम गोमती गोमत सुवस्तु स्वाति। सर्वप्रथम बसे आर्य पंजाब अफगानिस्तान, 5 ऋतु का था उन्हें ज्ञान। ये 4 तरह की नदियां अफगानिस्तान में उस वक्त थी जिसका वर्णन ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद कालीन जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें ये 4 नदियां की वर्णन है। सप्त सिंधु नदी इसकी भी वर्णन है, अफगानिस्तान में ये 4 नदी की भी वर्णन है। आगे है अगला कविता है, अगला पंक्ति है। खेती वर्णन ऋग्वेद चतुर्थ मंडल में, खेती वर्णन ऋग्वेद चतुर्थ मंडल में नदी सूक्त में कैस नदी उल्लेख था। खेती वर्णन ऋग्वेद चतुर्थ मंडल में, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती का वर्णन किया गया है। नदी सूक्त में 21 नदी उल्लेख था। यहाँ भी बनता है क्वेश्चन, 21 नदी का उल्लेख किस सूक्त में किया गया? तो नदी सूक्त में। सिंधु नदी सर्वाधिक उल्लेख था, सिंधु नदी का सबसे अधिक उल्लेख था। जीवन समर्पित अद्भुत क्षमता। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो ऋग्वेद में वर्णित है वो उसमें वर्णन है खेती वर्णन ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बच्चे को अगर हम इस 4 पंक्तियाँ अगर गाना गीत के माध्यम से सिखा दें तो उसमें अभी से उसका जो है सो जनरल नॉलेज बहुत कुछ आत्मसात कर सकता है। खेती वर्णन ऋग्वेद चतुर्थ मंडल में नदी सूक्त में 21 नदी उल्लेख था। सिंधु नदी सर्वाधिक उल्लेख था। जीवन समर्पित अद्भुत क्षमता। पवित्र नदी ऋग्वेद सरस्वती होती। पवित्र नदी ऋग्वेद कालीन में जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। पवित्र नदी सरस्वती होती। नदीत्मा देवीत्मा मातित्मा होती। फ्लोचार्ट में भी हमने उसको पढ़ा है, देखा आगे कि पवित्र नदी सरस्वती थी, नदीत्मा देवीत्मा मातित्मा होती।
नदीत्मा भी, देवीत्मा भी या मातेत्मा, इसको सरस्वती नदी को ही कहा गया। नदी सूक्त में विपाशा व्यास नहीं है, व्यास नदी का उल्लेख नदी सूक्त में नहीं किया गया। गंगा उल्लेख सिर्फ एक बार होती है। गंगा जो नदी आज जो पवित्र नदी है उसका सिर्फ एक ही बार उस वक्त ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। पवित्र नदी सरस्वती होती, नदीत्मा देवीत्मा मातेत्मा होती। नदी सूक्त में विपाशा व्यास नहीं है, गंगा उल्लेख सिर्फ एक बार होती। इसको फ्लो चार्ट में हम देखें, यहाँ देखिए नदी सबसे पवित्र है सरस्वती, यहीं पर नदीत्मा मातेत्मा और देवीत्मा शब्द का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का वर्णन है और यहाँ से स्पष्ट लिखा है विपाशा। विपाशा जो व्यास नदी है इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। कार्यकाल 1500 से 1000 BC ऋग्वेदिक काल। वर्णन सप्त सिंधु का, ये जो है सप्त सिंधु नदियाँ हैं सब, सिंधु सतलज ब्यास रावी चेनाब झेलम घग्गर। लेकिन ये सब जो है ये सब का नाम उस वक्त अलग अलग था, जिसका कविता के माध्यम से भी हम देखें। सिंधु को सुवासा, सतलज को सतुद्री, ब्यास को विपाशा, रावी को परुष्णी, चेनाब को अस्किनी, झेलम वितस्ता, घग्गर सुषामा, ये सब जो है सप्त सिंधु नदियाँ हैं। और ये अफगानिस्तान की 4 नदियाँ हैं, कुंभा, क्रुमु, गोमती, सुवस्तु, ये चारों नदियाँ अफगानिस्तान में समाहित हैं। अफगानिस्तान में थी चारों नदियाँ, ये उल्लेख है इसमें। अगले वीडियो में भौगोलिक विस्तार और सप्त सिंधु ऋग्वेद में वर्णन जो है सो कुछ तो कर दिया गया है। अगले बार में भौगोलिक विस्तार हो गया है, भौगोलिक विस्तार हो गया है। सप्त सिंधु ऋग्वेद में वर्णन, ये सब नदियाँ का भी वर्णन हो गया है, अफगानिस्तान का भी वर्णन हो ही गया है, सभी नदी जो समाहित थी। अब बात रह गया पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ये सब का अलग वीडियो अगले बार बनेगा। अगले बार उसका जो है सो फ्लो चार्ट बताएंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और रिवीजन एक बार क्विकली रिवीजन के लिए पर्याप्त है। ये फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल बाद में बनाएंगे। ये फैक्चुअल है, फैक्ट इसमें है। थोड़ा एक चीज़ बताते हैं, जैसे यहाँ साय का हम उल्लेख किए हैं। यहाँ साय ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, इसका मतलब होता है नॉलेज। इसको अगर हम ये बार बार जहाँ भी आता है इसको कोड वर्ड में हम इस्तेमाल किए हैं फ्लो चार्ट में। जैसे देखिए फ्लो चार्ट में हमने इस्तेमाल किया है, देखिए यहाँ शाय, इसको जानना है, जानकारी, ज्ञान, इस रूप में इसको लेना है। अब हम जानें कि साय का हम क्यों लिए, क्या इसका महत्व है, क्या किन रूपों में इसका महत्व होता है। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं मैग्नीशिएंट, तो यहाँ भी साय लगा हुआ है, इसका मतलब जो अधिक जानता है। मैग्नीशिएंट मतलब जो अधिक जानता है उसको मैग्नीशिएंट कहते हैं। ओमनिशिएंट जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं ओमनिशिएंट। उसी तरह एंथ्रोपोशिएंट जो मनुष्य के बारे में जानता है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोशिएंट। एंथ्रोपो का मतलब मनुष्य, साय का मतलब जानकारी, एंट का मतलब वन हु, जो मनुष्य के बारे में जानता है, जो मनुष्य के बारे में जानता है, जो एंट का मतलब वन हु, जो मनुष्य के बारे में जानता है उसको एंथ्रोपोशिएंट। ओमनी का मतलब ऑल, सभी, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको ओमनिशिएंट। मैग्नीशिएंट जो मैग्नी मतलब अधिक, जो अधिक जानता है उसको हम कहते हैं मैग्नीशिएंट। उसी तरह साइनोशिएंट, अगर जो कुत्ते के बारे में जानता है उसको हम साइनोशिएंट कहते हैं। उसी तरह बिब्लियोशिएंट जो पुस्तक के बारे में जानता है उसको बिब्लियोशिएंट कहेंगे। उसी तरह शब्द बनेगा लेक्सिकोशिएंट, जो शब्द के बारे में जानता है उसको लेक्सिकोशिएंट बोलेंगे। उसी तरह और सब शब्द है, जैसे हिप्पोशिएंट, जो घोड़ा के बारे में जानता है उसको हम कहते हैं हिप्पोशिएंट। उसी तरह हिप्पो का मतलब घोड़ा होता है, हिप्पोशिएंट। इस सब से कम 100 वर्ड बन सकता है। हम 100 वर्ड को समझ सकते हैं। अगर हम फार्मूला इंग्लिश में बाद में हम सीखेंगे, उसमें वीडियो में अगले बार वीडियो बनाएंगे इस पर। लेकिन हम साय को डिफाइन कर रहे हैं
तो ये हिपोसेंट, यहाँ भी साय लगा हुआ है, यहाँ भी साय है, यहाँ भी साय है, यहाँ भी साय है, देखिए सब में साय लगा हुआ है। इसका मतलब ये जानकारी को बताता है। मैग्नीशिएंट, ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट ईश्वर को बोला जाता है इसलिए कि वो सब कुछ जानते हैं। ओमनिशिएंट, मैग्नीशिएंट जो ज़्यादा जानते हैं उनको मैग्नीशिएंट बोलेंगे। एंथ्रोपोसेंट जो इस मनुष्य के बारे में जानता है उसको एंथ्रोपोसेंट बोलते हैं। मानवविज्ञान इसी को मानवविज्ञानी बोला गया है। साइनोसेंट जो कुत्ता के डॉक्टर है उसको साइनोसेंट बोलेंगे। बिब्लियोसेंट जो किताबों के बारे में जानकारी रखता है उसको बिब्लियोसेंट। लेक्सिकोजेंट शब्द के बारे में जानकारी रखता है उसको लेक्सिकोसेंट। हिपोसेंट घोड़ा के बारे में जानकारी रखता है उसको घोड़ा हिपोसेंट बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम साय का हम भिन्न भिन्न तरह से यूज कर सकते हैं शब्दों में। जैसे मान के चलिए और एक दो शब्द देखते हैं। ऑस्टियोसेंट, ऑस्टियोसेंट जो हड्डी के बारे में जानता है, जो हड्डी का डॉक्टर है उसको ऑस्टियोसेंट कहेंगे। जैसे मान के चलिए गैस्ट्रोसेंट जो पेट के बारे में जानता है उसको पेट का डॉक्टर है उसको गैस्ट्रोसेंट बोलेंगे, गैस्ट्रोसेंट। ठीक है, जैसे मान के चलिए डर्मोसेंट, डर्म का मतलब होता है चमड़ा, तो डर्मोसेंट जो चमड़ा के बारे में चर्म का डॉक्टर है उसको डर्मोसेंट बोलेंगे। इस तरह से साय का हम उपयोग साय का भिन्न भिन्न वर्ड बनता है और ये लैटिन वर्ड है साय। इसी से साइंस शब्द भी आया है, साइंस शब्द भी यहीं से आया है। ये साय यहाँ भी नॉलेज है। ठीक है, और भिन्न भिन्न शब्द साय अगर दुनिया के किसी भी शब्द में अगर SCI लगा हुआ है तो समझिए उसमें जानकारी छिपा हुआ है, जानकारी को बता रहा है। इसलिए इसी साय को हम इस कोड वर्ड में यहाँ इस्तेमाल किए हैं संक्षिप्त में, ताकि इसको फ्लो चार्ट में देखा जा सके, रिवीजन किया जा सके। ठीक है, थैंक यू। इंग्लिश के नए नए शब्द कैसे बनते हैं इसका बाद में हम इंग्लिश का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बनाएंगे एक लेसन। शब्द कैसे नए नए शब्द बनते हैं, एक एक सूत्र से नए नए शब्द कैसे निर्माण होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ जाते हैं, वो ट्रांसैक्शन फार्मूला हम सिखाएंगे। और जब ट्रांसैक्शन फार्मूला सिखाएंगे तो ऐसे यूँ हज़ारों शब्द जो है आपका दिमाग में यूँ ही बैठ जाएगा सूत्र केवल जान जाने से। और शब्द कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे पारिभाषिक शब्द बनते हैं। बड़े बड़े शब्द दिखते हैं लेकिन टूटते हैं, ये सरल शब्द माने जाते हैं। ये जो बड़े बड़े शब्द हैं ये सरल शब्द माने जाते हैं, लेकिन कैट, डॉग, ये सब जो छोटे छोटे शब्द दिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स वर्ड माने जाते हैं, उसको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये शब्द जो है केवल हम फार्मूला अगर जानते हैं तो बड़े से बड़े शब्द जो है सो टूट जाते हैं। इस बात का जो है सो ज्ञान हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, शेष अगले वीडियो में।